हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 का जो बुक है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उस सबको हम लोगों ने कवर किया है। और अब हम लोग क्लास 8 का जो बुक है उसका पहला और दूसरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तीसरा चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हमने हाईलाइट कर लिया है। तो हम लोग उन्हीं बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तीसरे लेसन का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। संसद तथा कानूनों का निर्माण इस लेसन का नाम है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संसद क्या होती है, संसद के कौन कौन से अंग होते हैं तथा कानूनों के निर्माण में जो जनता होती है वो किस तरह से भागीदारी करती है। तो आइए हम लोग इस बुक में जो दिया है उसको देखते हैं। इसमें दिया है, इस अध्याय में हम यह देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद देती है। संसद हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व क्या है। तो हमारे भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और हमारे भारतीय संविधान का केंद्रीय तत्व जो है वह है संसद। इस चीज़ को हम लोगों ने क्लास 7 की बुक में भी देखा था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको ज़रूर याद होगा। और अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे जैसे इसमें दिया है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी में जनता ने एक लंबी और मुश्किल संघर्ष चलाया था और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। मतलब कि जो भारत की जितनी भी जनता थे सभी समाजों के लोग इसमें हिस्सेदारी लिए थे। आगे फिर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य के लिए कब मांग की थी। तो 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए तथा उन्हें बजट पर चर्चा करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी उसको 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक व्यवस्था को मंजूरी दे दी। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह मांग की थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये जो उनकी मांग थी उसको 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कि मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, तो उसमें कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार के तहत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्क नागरिकों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो जो यहाँ पर 1909 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई थी उसमें भी जो भारत के सभी वयस्क नागरिक थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि कुछ ही लोगों को ये सब अधिकार दिया गया था। अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं। तो आगे इसमें दिया है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। तो 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूरे देश में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था। तो जो 2004 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। और फिर आगे यहाँ पे दिया है कि व्यक्ति सरकार को मंजूरी अपनी कैसे देता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देते हैं। इसमें दिया है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। मंजूरी देने का जो एक तरीका चुनाव है, क्योंकि जो जनता होती है वही अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। तो
इसीलिए कहा गया है कि मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इसमें दिया है कि जो जनता होती है वो सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देती है, तो वो चुनाव के माध्यम से देती है। जैसे कि जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से जो एक समूह होता है वो सरकार बनाता है। और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। जो जनता जितने प्रतिनिधियों को भेज करके संसद में भेजती है, उन्हीं के समूहों को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार पर नियंत्रण कौन करता है, तो सरकार पर नियंत्रण वहाँ की जनता करती है। लोकतांत्रिक देशों में सरकार पर नियंत्रण कौन रखता है, तो वहाँ की जनता रखती है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन सबको हम लोग कवर करेंगे। जैसे इसमें यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो भारतीय संसद जो है वो देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। और इसके कितने सदन हैं, तो इसके 2 सदन हैं। पहला राज्यसभा है और दूसरा लोकसभा है। आगे फिर इसमें दिया है कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। तथा राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति जो होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है। आगे फिर इसमें दिया है कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की कुल कितनी संख्या है, तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। आगे फिर संसद की भूमिका के बारे में इसमें दिया है कि संसद की क्या भूमिका होती है। तो इसमें दिया है हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो संसद करता है। फिर लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। तो राज्य विधानसभा के चुनाव के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है क्लास 7 की बुक में। तो जिस तरह से यहाँ पर वही दिया है कि जिस तरह से विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं उसी तरह से लोकसभा के लिए भी चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। तो लोकसभा में कितने साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं, तो लोकसभा में हर 5 साल के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। दिया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जो लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके लिए देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। जैसे कि 545 जो संसद की सीटें हैं वो 545 है, तो 545 क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। तो जो उम्मीदवार होते हैं वो विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। और आगे फिर दिया है कि चुने जाने के बाद ये
जो उम्मीदवार होते हैं ये संसद या सांसद सदस्य बन जाते हैं, जिनको एमपी कहा जाता है। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। तो जो जनता के द्वारा उम्मीदवार चुने जाते हैं उनको संसद सदस्य या फिर सांसद कहा जाता है, जिसको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। और इन सांसदों को मिलकर ही संसद बनती है। और फिर संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संसद को कौन कौन से काम करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। तो राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना एक किसका कार्य होता है? जो ये कार्य होता है वो संसद का कार्य होता है। इसमें दिया है कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति तथा संसद के 2 सदन जो राज्यसभा और लोकसभा है वो होते हैं। तो राष्ट्रपति और राज्यसभा तथा लोकसभा को मिलाकर के संसद बनता है। आगे फिर इसमें दिया है लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। जब लोकसभा चुनाव हो जाता है तो सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, जो कि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए प्रत्येक लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। आगे इसमें दिया है संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर सरकार बनाना चाहता है तो उसे अपने निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि कुल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्यों की सीटें हैं तथा 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल को कितनी सीटें होनी चाहिए? तो किसी भी जो दल होते हैं उनको लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 272 सीट होना चाहिए। और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का अंग नहीं होने वाले राजनीतिक दल जो होते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। तो जो बहुमत प्राप्त करने वाले दल होते हैं या फिर जब किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वे गठबंधन करके सरकार बनाते हैं। और जो पार्टियां गठबंधन में शामिल नहीं होती हैं तो वो विपक्षी दल कहलाते हैं। आगे फिर दिया है कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। तो लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम क्या होता है? तो कार्यपालिका का चुनाव करना ये लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। आगे फिर दिया है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो कार्यपालिका कौन सा काम करते हैं? तो कार्यपालिका जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून होता है उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका का होता है। आगे फिर इसमें दिया है भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। तो इसमें दिया है कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। जिस दल को लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और फिर प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जैसे कि ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, वित्त मंत्री हो गए इत्यादि। इन विभिन्न मंत्रियों को मिला करके सरकारी कार्यों को किया जाता है और इनको कार्यपालिका के अंतर्गत रखा जाता है।
आगे फिर इसमें दिया है कि हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। इसमें बताया गया है कि अभी हाल के सालों में जो अब जाकर के चुनाव हो रहे हैं, उनमें किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पा रहा है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर कार्य करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो अब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनको किसी भी पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि इस साल के चुनाव में भी आप लोगों ने देखा ही है कि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाने के कारण जो जो सरकार अभी सरकार कार्य कर रही है, वो एक गठबंधन सरकार है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है। तो वही इसमें बताया गया है कि हाल के कुछ सालों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। तो ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। आगे इसमें दिया है केंद्रीय सचिवालय की ये 2 मुख्य इमारतें हैं। यह जो इस फिगर में 2 मुख्य इमारतें दिख रही हैं, ये केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक तथा दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक है। इनका निर्माण 1970 के दशक में किया गया था। बाईं ओर जो बाईं ओर ये वाला दिख रहा है, ये वाला इसको साउथ ब्लॉक कहते हैं। ये साउथ ब्लॉक का चित्र है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। तो जो साउथ ब्लॉक है, उसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। और जो दाईं ओर है, जो कि ये वाला है, तो इसको नॉर्थ ब्लॉक कहते हैं, जहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। तो वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय कहाँ स्थित है, तो वो नॉर्थ ब्लॉक में स्थित है। और केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय जो है वो नई दिल्ली के विभिन्न इमारतों में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कौन कौन से दफ्तर हैं। और फिर राज्यसभा के बारे में आगे दिया है। तो राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। तो जो राज्यसभा होती है, वो देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। तो संसद में जब कोई भी विधेयक पेश किया जाता है, तो वो लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। केवल वो वित्त विधेयक नहीं होना चाहिए, उसको छोड़ करके धन विधेयक नहीं होना चाहिए। धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी जो विधेयक होता है, वो राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो वही इसमें दिया है कि राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। तो कोई भी जो विधेयक है, उसको कानून बनने के लिए यह ज़रूरी है कि उसे राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों से मंजूरी मिलना आवश्यक है। इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो निर्वाचित सदस्य मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं तथा राज्यसभा में 233 जो सदस्य होते हैं, वो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे फिर यहाँ पर संसद का कार्य दिया गया है। अगला कार्य, संसद का अगला कार्य क्या है, तो सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना।
तो इसके अंतर्गत क्या दिया है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है टीआरई में कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहला काल क्या होता है, तो सबसे पहला काल जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं। तो प्रश्नकाल का क्या महत्व होता है, तो प्रश्नकाल जो होता है उसके माध्यम से सांसद जो है वो सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो प्रश्नकाल के जरिए जो है वो संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। तो जो संसद के सदस्य होते हैं वो जो कार्यपालिका होती है उससे सवाल पूछते हैं और इन सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है कि उनमें कौन-कौन सी गलतियाँ इस समय हैं। तो प्रश्न पूछ करके उन गलतियों के प्रति उनको आगाह किया जाता है। आगे फिर इसमें दिया है कि सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो इसमें दिया गया है कि सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में जो विपक्षी दल होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वे जो मौजूदा सरकार है उनकी कमियों को सामने लाते हैं कि ये सरकार किस तरह से कार्य कर रही है। तो ये सरकार अगर दूसरे ढंग से कार्य करती तो वो ज़्यादा अच्छा रहता और अपनी नीतियों को जन समर्थन के लिए जुटाते हैं। तो वहीं इसमें दिया है कि जो विपक्षी दल होते हैं वो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। तो जो सांसद प्रश्न सरकार से पूछते हैं तो उन प्रश्नों के माध्यम से भी सरकार को बहुत ही महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार चुस्त रहती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। तो जो संसद होती है वो सरकार से प्रश्नों को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है और इन प्रश्नों के माध्यम से जो सरकार है वो चुस्त रहती है। आगे फिर इसमें दिया है कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि नए कानून किस तरह से बनते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कानूनों का निर्माण, जो नए कानून होते हैं उनका निर्माण किस तरह से होता है। तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कानून बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर जैसे बॉक्स में दिया गया है कि घरेलू हिंसा कानून के बारे में, कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनके साथ मारपीट होता है, तो उसी के बारे में दिया गया है कि घरेलू हिंसा कानून। तो घरेलू हिंसा कानून कब बना था, तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो बना था वो 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द को समझ सके और अधिक व्यापक बना दिया। तो इसमें घरेलू हिंसा के बारे में दिया गया है कि घरेलू हिंसा कानून कब बना था, तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण कानून ये जो है ये 2005 में बना था और इसको 2006 में लागू किया गया था। इसको हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। और आगे इसमें इस छोटे से बॉक्स में दिया गया है कि 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थी और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लायर्स कलेक्टिव, इसको ध्यान में रखिएगा कि लायर्स कलेक्टिव जो संगठन है इसने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो घरेलू हिंसा रोकथाम
सुरक्षा विधेयक है, इसका मसौदा किसने तैयार किया था? तो जो लायर्स कलेक्टिव है, इसी ने घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम का विधेयक तैयार किया था। आगे फिर यहाँ पे दिया भी है कि 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ है। तो ये जो कानून है ये 2005 में बना है और 2006 में लागू हुआ है। जैसे कि हम लोग वहाँ पर देख रहे थे कि संसद जो है वो कानूनों का निर्माण किस तरह से करती है। तो कानूनों का निर्माण इसी तरह से होता है कि जैसे कोई भी विधेयक हो गया तो उसको राज्यसभा या फिर लोकसभा किसी में भी पेश किया जा सकता है, बशर्ते कि वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। तो धन विधेयक को छोड़ करके कोई भी विधेयक जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में पेश किया जा सकता है, तथा दोनों सदनों से जब वो पास हो जाता है तो उसपे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तथा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होने के बाद वो जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है। और फिर इसमें दिया है कि अलोकप्रिय और विवादास्पद जो कानून होते हैं उनके बारे में दिया गया है कि जो विवादास्पद कानून होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है। तो जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। तो यहाँ पर यही दिया गया है कि जैसे जो भी कानून संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा जो समाज होता है उसके द्वारा स्वीकृत कर लिया जाए। कभी-कभी जो समाज होता है वो उसको स्वीकार करने से इनकार कर देता है, वो उस कानून को मानने से इनकार कर देता है। तो संसद के ऊपर यह दबाव बनने लगता है कि वो उस कानून पर दोबारा विचार करे। यदि और फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि उस कानून को अदालत में भी चुनौती दी जाती है। तो यहाँ पर दिया है कि यदि अदालत को भी ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है, तो वह उसमें संशोधन कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। तो जो अदालत होती है, उसके पास यह शक्ति है कि संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया गया है, अगर उसको लगता है कि वो संविधान के विरुद्ध है, तो जो न्यायपालिका होती है, वह उसमें संशोधन कर सकती है या फिर उसे रद्द भी कर सकती है। आगे फिर यहाँ पर इस बॉक्स में दिया है कि अमेरिका में जो नागरिक अधिकार कानून पारित हुआ था, उसी के बारे में दिया है। इसको हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ भी लिया है। तो इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में दिया गया है कि वहाँ पर कब नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ था। तो 1950 के दशक में लगभग हुआ था। और जो ये नागरिक अधिकार कानून कब पारित हुआ, तो यहाँ पे दिया है कि 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नागरिक अधिकार कानून कब पारित किया गया, तो 1964 में पारित किया गया था। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो जैसे कि यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका में 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि अमेरिका में नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना। तो इस लेसन में बस इतना ही था। और इस लेसन से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उस सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर इस अध्याय से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी से, तो इतना भी हम लोग पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उस सबको हमने कवर कर लिया है। और अब हम लोग अगले लेसन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।